नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार यूपीएससी में डायरेक्ट लोकेशंस बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं और इसके अलावा भी जब हम लोग विश्व भर की खबरों के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है और किस जगह पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दृष्टि आईएएस के नए सेंटर नोएडा सेक्टर 15 में हम लोग आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच रहेगा। हिंदी माध्यम के लिए कक्षाएं जो है 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगी। इंग्लिश माध्यम के एडमिशन्स ओपन है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है या कोई सवाल पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ जो कि आपको पिछले हफ्ते दिया गया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नेपाल देश का लगभग 75% भाग पर्वतों से ढका हुआ है। दूसरा, नेपालगंज और विराटनगर भारतीय सीमा के पास स्थित नेपाली क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो आपको सही कथनों का यहाँ चुनाव करना है। पहला कथन है कि ये कह रहा है लगभग 75% जो भूभाग है इसका वो पर्वतों से ढका हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं नेपाल की तो आपको पता है कि हिमालय की गोद में ये क्षेत्र है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पर्वतों के भूभाग से ये ढका हुआ क्षेत्र है। दूसरा है, नेपालगंज और विराटनगर भारतीय सीमा के पास स्थित नेपाली क्षेत्र है। इनको मैप पे देख लेते हैं। नेपाल अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में भूकंप वगैरह आया, उसकी वजह से नेपाल काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, दूसरा वैसे भी हमारा पड़ोसी मुल्क है तो हमें इसके बारे में पता होना ही चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं नेपाल की तो आप देखेंगे कि इधर से जो ये सीमा है वो भारत के साथ साझा होती है, ऊपर की तरफ चाइना है। तो जब हम इस सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ नेपालगंज और यहाँ इधर की तरफ विराटनगर, ये दोनों जो ऐसी जगह हैं जो बॉर्डर के पास नेपाली क्षेत्र है जो भारत के साथ सीमा पे लगते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व भर के लगभग 70% लिथियम भंडार अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के लिथियम त्रिकोण यानी कि लिथियम ट्रायंगल में केंद्रित है। ठीक है, दूसरा है कथन 2, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का उत्पादन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन यानी कि आईसीई वाहन के निर्माण की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा गहन करता है। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा या कौन से कथन यहां सही है। तो हम यहां देखेंगे कि कौन से कथन सही है और इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, पहला कथन अगर देखें कि विश्व भर के लगभग 70% लिथियम भंडार अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के लिथियम ट्रायंगल में पाए जाते हैं। देखिए आप, ये जो एरिया है साउथ अमेरिका में, एक एरिया है जिसका नाम है एबीसी ट्रायंगल कह सकते हैं आप। अर्जेंटीना ए, बोलीविया बी, चिली सी, और इसको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल क्योंकि सबसे ज्यादा भंडार यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल या फिर लिथियम त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का उत्पादन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहन के निर्माण की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा गहन है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि पहले कथन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों कथन अलग अलग सही है, लेकिन आपस में इनका कोई लिंक बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ये बिल्कुल बात गलत है क्योंकि इन दोनों में कोई लिंक दिख नहीं रहा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ये बात हमें थोड़ी ठीक लग रही है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। कुनलुन पर्वत, जाग्रोस पर्वत, काराकोरम पर्वत, किरथर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से पामीर गांठ बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पामीर नॉट है या पामीर गांठ है, ठीक है, तो उनमें ये यूं कहेंगे कि शामिल नहीं है। कुनलुन पर्वत, काराकोरम और हिंदुकुश। जब आप देखेंगे मैप पे, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपको पता होगा ये पामीर का पठार है और यहाँ पे ये पामीर नॉट या पामीर गांठ बनती है। वो क्यों बनती है कि काफी सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये पामीर गांठ है जिससे काफी सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, फिर यहाँ पे आप ये कुनलुन माउंटेन्स है, फिर ये काराकोरम रेंज है, ये बाकी हिमालय की पूरी रेंज है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि ये किरथर और जाग्रोस जो है वो यहाँ नहीं है। किरथर कहाँ लोकेटेड है? ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, और जाग्रोस जो है हम देखेंगे कि अगर ईरान की तरफ पड़ती है। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो आपके सही उत्तर में शामिल नहीं होंगे। 1, 3 और 5 यानी कि, अच्छा आपसे कहा जा रहा है कि कौन से शामिल नहीं, यानी 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। और ये हिस्सा अगर हम बात करें कि क्यों चर्चा में रहा है वगैरह वगैरह, तो आपको पता होगा हिमालय में अभी अर्थक्वेक आए थे, उसकी वजह से ये हिस्सा चर्चा में है। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो अभी पाकिस्तान में अगर आप चाहें तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी एक एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, उसकी वजह से भी ये एरिया काफी चर्चा में है पाकिस्तान वाला। ईरान हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहे रफा, इरेज और करेम शलोम निम्नलिखित में से क्या है? फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगाह, मध्य पूर्व में चलने वाली गर्म स्थानीय पवनें, गाजा पट्टी के बॉर्डर क्रॉसिंग, या फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अंतरिक्ष अभियान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। हम लोग इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप, जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट रीजन की या फिर इसराइल का जो हमास वाला इशू चल रहा है, उसकी वजह से ये हिस्सा जो है काफी चर्चा में रहा। सीरिया में भी अभी गवर्नमेंट जो है चेंज हुई है। दूसरा यहाँ पे लेबनान चर्चा में रहता है। अगर आप बात करें इसराइल और गाजा पट्टी चर्चा में रहती है, तो इसकी वजह से ये एरिया चर्चा में रहता है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा जूम किया गया है। ये जो एरिया है यहाँ, ये आपका गाजा पट्टी है जो कि इसराइल से लगी हुई है। तो इसकी वजह से अगर हम लोग इसको थोड़ा और बढ़ा के देखें तो हमें पता चलेगा कि ये तीनों एक क्रॉसिंग है। देखिए, ये आपकी गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक इरेज क्रॉसिंग है, ठीक है, जो इसराइल में खुलती है। फिर आप यहां देखेंगे करेम शलोम, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, दूसरी है रफा। अब रफा क्रॉसिंग जो है इजिप्ट में खुलती है, ये जो है दोनों इसराइल में खुलती है। तो ये इरेज क्रॉसिंग, रफा और करेम शलोम जो है, ये तीनों क्रॉसिंग्स हैं जो गाजा पट्टी से लगी हुई है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर जो है यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गाजा पट्टी के बॉर्डर क्रॉसिंग। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा समूह स्विट्जरलैंड से संबंधित है? बेसल, बेलफास्ट, ज्यूरिख, या फिर बेसल, जेनेवा, फ्रैंकफर्ट, बेसल, जेनेवा, ज्यूरिख, जेनेवा, फ्रैंकफर्ट और बेलफास्ट। जब हम लोग बात करते हैं बेलफास्ट की, तो आपको पता होना चाहिए ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। हम लोग बात करें अगर फ्रैंकफर्ट की, तो आपको पता होना चाहिए ये जर्मनी में है। ये कुछ प्रमुख ऐसे शहर है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि फ्रैंकफर्ट नहीं है और बेलफास्ट नहीं है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी जो है एक बचता है जो आपका सही उत्तर है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा, अगर आपको पता होगा, जेनेवा वो जगह है जहां पे काफी सारे यूएन के हेडक्वार्टर्स भी हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो हमेशा न्यूट्रल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बॉडी जिनके हेडक्वार्टर्स भी है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं इनकी लोकेशन से एक बार। अगर आप इस एरिया की बात करें, ये देखिए, ये बेलफास्ट है जो नॉर्दर्न आइलैंड में है, इसको हम लोग जूम करके देखने की कोशिश करेंगे। फिर ये फ्रैंकफर्ट है जो कि जर्मनी में है। बाकी एरियाज आप यहाँ पे देखिए, ये आपका स्विट्जरलैंड का हिस्सा है। यहाँ पे देखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर बेसल, ज्यूरिख और यहाँ पे देखेंगे देवोस। ये जो ऐसी सिटीज हैं जो स्विट्जरलैंड में है और काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने देख लिया कि ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में बेलफास्ट है और यहाँ पे फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है, ठीक है। अगला सवाल है, इक्वाडोर और मेक्सिको के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों देश प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। दूसरा है, इन दोनों देशों में नवीन वलित पर्वत यानी न्यू फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं। तीसरा है, इन दोनों के पड़ोसी देशों की संख्या बराबर है। चौथा है, इन दोनों की राजधानियां समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे। कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहले तो मेक्सिको क्यों चर्चा में है? मेक्सिको अभी हाल में चर्चा में है क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शायद मेक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं या फिर उस पर अपना इन्फ्लुएंस लाने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से यूएसए और मेक्सिको के अंदर एक टसल चालू हो गई थी, तो उसकी वजह से ये चर्चा में है। पहला स्टेटमेंट है, ये दोनों देश प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। आइए मैप में देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग इस एरिया की बात करें तो आपको पता है ये वाला क्षेत्र जो है मेक्सिको का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये मेक्सिको का है। यहाँ देखिए ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि मेक्सिको जो है प्रशांत महासागर के तट पर है। दूसरी बात हो रही है इक्वाडोर की। इक्वाडोर यहाँ पे स्थित है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम की तरफ। तो ये पहला स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ सही हो गया कि दोनों देश प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। यह दोनों देश नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यूएसए की तरफ की या फिर मेक्सिको की तरफ की, आपको पता होगा यहाँ पे रॉकीज पाई जाती है। रॉकीज माउंटेन्स या रॉकीज पर्वत जो है यहाँ पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पिंक भूभाग है ये आपका रॉकीज माउंटेन है। रॉकीज एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, वलित पर्वत है। और यहाँ अगर हम लोग अगली वाली बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे इक्वाडोर जो है यहाँ पे एंडीज माउंटेन पाए जाते हैं, यानी एंडीज पर्वत यहाँ पाए जाते हैं।
ठीक है। तो रॉकीज और एंडीज दोनों ही वलित पर्वत है या फिर फोल्ड माउंटेन्स है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही हो जाता है। ये नवीन वलित पर्वत है, एंडीज, रॉकीज। हमारा जो हिमालय है वो भी एक वलित पर्वत है और नवीन वलित पर्वत है। इसकी वजह से वॉल्केनिकली नहीं, सीस्मिकली एक्टिव है, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है इन दोनों के पड़ोसी देशों की संख्या बराबर है। चलिए इनके पड़ोसी देश भी देख ही लेते हैं। यहां बात की जा रही है मेक्सिको की। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां गुटेमाला नाम का एक देश है जो मेक्सिको के साथ सीमा बनाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यानी जिसे हम लोग अमेरिका कहते हैं, वो भी एक ऐसा देश है जो यहाँ पे सीमा बना रहा है। और छोटा सा देश यहाँ पे एक और है, बेलीज। ठीक है। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो यहाँ सीमा बना रहे हैं, मतलब कि मेक्सिको के साथ 3 देश सीमा बना रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग अगर इक्वेडोर की बात करें, देखिए यहां पे आप और आराम से देख पाएंगे, ये मेक्सिको है। ठीक है। ऊपर की तरफ यूएसए है, यहां पे ये गुटेमाला है और ये बेलीज। ये 3 देश हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें इक्वेडोर की, तो इक्वेडोर आप देख सकेंगे, ये इक्वेडोर वाला एरिया है। इक्वेडोर के साथ 2 देश सीमा बना रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे कोलंबिया है, दूसरा नीचे पेरू है। ठीक है। तो ये 2 देश यहाँ पे सीमा बनाते हैं। तो एक के साथ 3 देश सीमा बना रहे हैं, एक के साथ 2 देश सीमा बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां इन दोनों देशों की राजधानियां समुद्र तट पर स्थित है। देख लेते हैं सीधे सीधे। ये देखिए, ये मेक्सिको है। अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें, वो एकदम सेंटर में यहां पे स्थित है। यहां कोई इसका तट से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। और अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं इक्वेडोर की, तो इक्वेडोर की राजधानी जो है क्वेटो, ये यहाँ पे बीच में आपको दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही तट से दूर हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। केवल 2 कथन यहाँ सही है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल छठा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत शामिल है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत नहीं माना जाता? आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड या फिर वेल्स? ठीक है। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में तो शामिल है, ठीक है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में नहीं आता है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं ये वाला, ये पूरा एरिया, इसको कहा जाता है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है। ब्रिटिश आइल्स, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, अगर जूम करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कुछ देश है, जैसे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और आयरलैंड है। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश वेल्स से, तो यहां आप देखेंगे बहुत सारे कुछ ऐसे देश शामिल है ब्रिटिश आइल्स के अंदर। ठीक है। स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है। अब यहां पे बात की जा रही है सबसे पहले तो आपके ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन, जब लोग ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, पहले तो आपको पता होगा इंग्लैंड को जनरली ब्रिटेन कहा जाता है। जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो स्कॉटलैंड और वेल्स भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। तो ये एरिया आपका ग्रेट ब्रिटेन का एरिया हो गया। उसके बाद कहे यहां पे कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। ठीक है। लेकिन आयरलैंड इसका यूके का हिस्सा नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का हिस्सा है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो कौन सा देश जो यूनाइटेड किंगडम का के अंतर्गत तो शामिल है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नहीं आता है, तो वो आपका देश है उत्तरी आयरलैंड, यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये कभी कभार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर लेता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे इस पूरे एरिया को कहा जाता है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है। ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। अब आपको पता है ब्रिटेन जनरली इंग्लैंड के लिए रेफर किया जाता था, तो अब कह रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में फिर आपका इंग्लैंड के साथ साथ स्कॉटलैंड और वेल्स भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो फिर नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। आयरलैंड इसका हिस्सा नहीं है। चलिए, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे बी, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न के लिए। तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और हमें उत्तर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है कि निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। किम्बरले का पठार, केप यॉर्क प्रायद्वीप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, विक्टोरिया मरुस्थल, मरे डार्लिंग नदी बेसिन या फिर सिम्पसन रेगिस्तान। उपयुक्त में से कितने ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? आपको देखना है कि कौन सी ऐसी भू आकृतियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको हमें अपना जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।